हेलो स्टूडेंट, हर हर महादेव। हमारा जो इनिशिएटिव है टू कंप्लीट 6 to 12 एनसीईआरटी, उसमें क्लास 6 और 7 पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। क्लास 8 का ज्योग्राफी हो चुका है। आज से हिस्ट्री चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन हाउ व्हेन एंड वेयर के बारे में बताया जा रहा है। इसमें ना इसका मतलब क्या हुआ कि प्रारंभ कथन कैसे हुआ, कब हुआ और कहाँ हुआ। ठीक है, अब सबसे पहले इम्पोर्टेंट इसका जो सबसे पहला पॉइंट है कि ना हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट्स। तो डेट्स कितना महत्वपूर्ण है हम सबके लिए। एक ना ऐसा वक्त था जब इतिहासकार ना तारीख को ना जादू में ही खोए, तारीख के जादू में खोए हुए थे कि कब कौन राजा ताजपोशी हुआ, कौन सा युद्ध हुआ, कि इन्हीं तारीखों में गर्मागर्म बहसें चलती थी और इस पे ना गर्म मतलब कि इन सब पे ना उन सब का डिबेट होता रहता था। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ कि आम समझ के हिसाब से ना इतिहास को तारीखों का पर्याप्त माना जाता था। अपने भी लोगों को यह कहते हुए सुना होगा, आपने भी ये लोगों को कहते हुए सुने होंगे कि ना हिस्ट्री ना बोरिंग होता है क्योंकि ये सब ना मेमोराइजिंग होता है सिर्फ डेट को लेके। ठीक है, सच अ कॉन्सेप्शन ट्रू। और ये जो बात है ये सच है, इतिहास के बारे में जो धारणा है ना ये सही है। ठीक है, हिस्ट्री ना जो होता है ना सर्टेन चेंज है दैट ऑकर ओवर टाइम। जो चेंज हुआ है वो उस चीज को बताया जाता है। ठीक है, इसका ना जो चेंज, इसका जो मतलब कि जो ये रिलेटेड है, ये किस चीज, इस बात से रिलेटेड है कि अतीत में ना कौन सा चीज किस तरह की थी और उसमें ना कौन सा बदलाव आए थे। ठीक है, जैसे हम पास्ट के बारे में जानते हैं और जो हम सब प्रेजेंट से उसका तुलना करते हैं, हम ना समय का जिक्र करने लगते हैं, हम सबको टाइम के बारे में सोचने लगते हैं। ठीक है, हम पहले और बाद की बात करने लगते हैं, हम बोलते हैं कि ये कैसे था पहले, ये बाद में कैसे था। ठीक है, और ये जो होता है रोजमर्रा का जिंदगी, हम अपने आसपास की चीजों पर हमेशा ऐतिहासिक सवाल नहीं उठाते। हम जो रोजमर्रा का चीजें देखते हैं उस पर ऐतिहासिक सवाल नहीं उठाते। हम सब न थिंग्स जो होते हैं वो ग्रांटेड लेते हैं और ना ऑलवेज सीन और इनहेबिटेड हो जाते हैं उस चीज को लेके। ठीक है, बट ना जो बहुत सारा चीज है, मूवमेंट्स है, वो वंडर करने के लिए है। ठीक है, और ये ना बहुत क्रूसियस भी होता है जब हम सब इस पे क्वेश्चन करते हैं एक्चुअली व्हाट आर हिस्टोरिकल, तो हम सब जब क्वेश्चन करते हैं तो हिस्टोरिकल हो जाता है वो चीज। ठीक है, वो अगर किसी को कप ऑफ सी मतलब कि चाय पीते हुए देखते हुए रोड साइड स्टॉल पे जब वो बात करते हैं तो आप ना वंडर करते होंगे कि ये जो पीपुल बिगेन किए हैं ड्रिंक टी, वो कब स्टार्ट हुआ। लुकिंग आउट ऑफ द विंडो ऑफ अ ट्रेन यू मे आस्क योर सेल्फ व्हेन वेयर रेलवे बिल्ट। और आप खिड़की की तरफ झांकते हुए ट्रेन में आप सोच सकते हो कि कब ना रेलवे बिल्ट हुआ। और हाउ डिड पीपुल ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस, और कैसे पीपुल लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करते थे जब रेलवे नहीं था। ठीक है, ये न्यूज़पेपर को आप मॉर्निंग में पढ़ के क्रूशियस होंगे कि कैसे हेयर किए अबाउट थिंग्स बिफोर न्यूज़पेपर बिगैन टू बी प्रिंटेड। जब न्यूज़पेपर नहीं था तो आदमी कैसे समझते थे न्यूज़ को लेके। ठीक है, न्यूज़ के बारे में कैसे जानते थे। ये सब ना हिस्टोरिकल क्वेश्चन है और रेफर करता है हम सबको टाइम के बारे में। जो टाइम ना होता है ना वो ना प्रिसाइजली डेटेड इन टर्म्स ऑफ अ पर्टिकुलर ईयर और मंथ। जो टाइम होता है ना वो हर वक्त ऐसा नहीं होता कि डेट और टाइम के बारे में आप सबको बताएगा। ठीक है, समटाइम इट इज एक्चुअली इनकरेक्ट टू फिक्स प्रिसाइज डेट्स टू प्रोसेस दैट हैपेंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। कुछ समय ऐसा होता है जी ना फिक्स प्रिसाइज डेट नहीं होता है और इसके बाद ना हम सब हैपन करने लगते हैं पीरियड ऑफ टाइम को। ठीक है, पीपुल इन इंडिया, जो पीपुल थे इंडिया में, वो ना बिगेन किए कब ड्रिंकिंग टी करना वन फाइन डे। वो डेवलप किया अपना टेस्ट ओवर टाइम में। ठीक है, और फिर ये ना ऐसा हो गया कि क्लियर डेट हो गया प्रोसेस सच एज दिस। सिमिलरली वी कैन नॉट फिक्स वन सिंगल डेट ऑन विच ब्रिटिश रूल वॉज स्टेबलाइज। और हम सब ये फिक्स भी नहीं कर सकते कि ब्रिटिश रूल कब स्टेबलाइज हुआ, हमारा नेशनल मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ, चेंज कब टुक प्लेस हुआ, कि चेंज कब टुक प्लेस हुआ। ठीक है, when the economy and society, इकोनॉमी और सोसाइटी में ऑल ये जो थिंग है ना स्ट्रेच ऑफ टाइम में है। ठीक है, वी कैन ओनली रेफर अ स्पैन ऑफ टाइम। हम सब रिफर कर सकते हैं स्पैन ऑफ टाइम को लेके कि अप्रोक्सीमेटली इस पीरियड में ऐसा हुआ था, पर्टिकुलर चेंज हुआ था जो हम सबको देखने को मिला था। ठीक है, व्हाई देन डू वी कंटिन्यू टू एसोसिएट हिस्ट्री विद अ स्ट्रिंग ऑफ डेट्स। हम सब क्यों करते हैं ऐसा, स्ट्रिंग ऑफ डेट्स को लेके हिस्ट्री को क्यों समझते हैं, क्योंकि ये एसोसिएट करता है रीजन को लेके।
ऐसा टाइम था जब ना हिस्ट्री ना अकाउंट ऑफ बैटल और बिग इवेंट्स का था। इट वॉज अबाउट रूलर्स एंड देयर पॉलिसीज। ये ना रूलर्स और उनके पॉलिसीज के हिसाब से था। हिस्टोरियन ना रॉट करते थे कि ईयर अ किंग वॉज क्राउंड। वो रॉट करते थे कि कब किस ईयर में किंग क्राउंड हुए, कौन सा ईयर में चाइल्ड वो मैरिड हुए, उनको चाइल्ड कब हुआ, वो कब फॉट किए पर्टिकुलर वॉर, वो कब डाई किए, उनका नेक्स्ट रूलर जो सक्सीड हुआ थ्रोन पे वो कब हुआ। ये सब इवेंट के बारे में ना वो सब स्पेसिफिक डेट से डिटरमाइन करते थे। और ना हिस्ट्रीज इसी के हिसाब से डिबेट्स अबाउट डेट कंटिन्यू टू बी इम्पोर्टेंट। तो हिस्ट्री में इसीलिए डिबेट्स ऑफ डेट्स ना कंटिन्यू इम्पोर्टेंट रखता गया, ठीक है। और जैसे ही ना आप ना 5-2 साल के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हिस्टोरियंस ना अब दूसरे बातों पर भी बहस करने लगे हैं। चाहे वो राइट करने लगे हैं कि कौन वो उस टाइम में पीपुल क्या अर्न करते थे, वो क्या प्रोड्यूस और ईट करते थे, वो किस सिटीज कैसा डेवलप था, मार्केट कैसे आया, कौन सा किंगडम फॉर्म हुआ, न्यू आइडियाज जो स्प्रेड हुआ, और कैसे कल्चर और सोसाइटी चेंज हुआ। विच डेट, कौन सी तारीख। कुछ तारीख ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी थे। द डेट वॉज सेलेक्टेड, और उस डेट को ना सेलेक्ट कर लिया गया। द डेट्स अराउंड विच वी कंपोज आवर स्टोरी ऑफ द पास्ट आर नॉट इम्पॉर्टेंट ऑन देयर ओन। जिन तारीख में के इर्द गिर्द अतीत की कहानी हम सब बुनते हैं ना, वो ना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होती, आप में महत्वपूर्ण नहीं होते, ठीक है। वो ना वाइटल बिकॉज वी फोकस ऑन अ पर्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट्स एज इम्पोर्टेंट, क्योंकि हम सब इवेंट को इम्पोर्टेंस देने लगते हैं, हम सब फोकस करने लगते हैं, स्टडी चेंज होने लगता है, और हम सब न्यू इश्यूज के बारे में देखने लगते हैं। सेट ऑफ डेट्स विल अपेयर सिग्निफिकेंट, और जो महत्वपूर्ण तारीख ना वो बदलता जाता है, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल आप सोचो, ठीक है, कि ना हिस्ट्रीज जो रिटर्न किया गया ब्रिटिश हिस्टोरियंस इन इंडिया, जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस लिखे, वो रूल बताए गवर्नर जनरल का इम्पोर्टेंट, ठीक है। वो ना बिगेन किए रूल ऑफ फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल। वो रूल कैसे स्टार्ट किए, ब्रिटिश गवर्नर जनरल के हिसाब से वॉरेन हेस्टिंग्स, और इन के लास्ट वाइस रॉय लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। ये सीक्रेट चैप्टर है जिसके बारे में हम सब पढ़ेंगे। डीड्स ऑफ ऑर्डर हेस्टिंग्स वेलेस्ले, जिसमें हम सब उनके बारे में पढ़ेंगे, गवर्नर जनरल के बारे में। वेलेस्ले हो, चाहे बेंटिक हो, हेस्टिंग्स हो, डलहौसी हो, कैनिंग हो, लॉरेंस हो, लिटन हो, रिपन हो, कर्जन, हार्डिंग, इरविन, इन सब के बारे में, ठीक है। इतिहास में ना गवर्नर जनरल जो थे, वाइसराय जो थे, का खत्म होने वाला सिलसिला ही छाया रहता है। मतलब कि ऐसा होता है कि एक के बाद एक आते रहते हैं, ठीक है। ये जो डेट्स है ना बुक में, वो लिंक किए हुए पर्सनैलिटी के हिसाब से, उनके एक्टिविटीज, पॉलिसीज और अचीवमेंट के हिसाब से। और ना इट वॉज एज इफ देयर वॉज नथिंग। अब तो इसमें ना ये बताया गया, तो इसमें ना जो पूरा जो हिस्ट्री है ना, इसमें लिंक किया गया गवर्नर जनरल के हिसाब से, ठीक है। तो गवर्नर, तो ऐसा क्यों किया गया कि, और जो ये ना हर पार्ट में डिवाइड किया जाता है हिस्ट्री को, ठीक है, कि अलग अलग समुदाय के बारे में पढ़ा जाता है, इसलिए किया जाता है ताकि वो लिंक हो एक दूसरे से, ठीक है, और उसके बारे में हम सब पढ़ सके। तो वो जो उस टाइम में थे ना, तो उनको नहीं लगता था कि ना गवर्नर जनरल के बावजूद जो नॉर्मल पीपुल है ना, उनके लाइफ पे इतना फोकस किया जाए। और इस वजह से ना तो जो पूरा हिस्ट्री था वो ना गवर्नर जनरल के इर्द गिर्द ही घूम रहा था, ठीक है। और जो डेट थे, तो वो डेट हम सब के लिए इम्पोर्टेंट नहीं हो सकते क्योंकि वो सिर्फ उन्हीं के बारे में बताता है, तो हम सब न्यू डेट का खोज करेंगे, ठीक है। हाउ डू वी पीरियोडाइज इन 1817 जेम्स मिल। हम सब कैसे पीरियोडाइज किए, इस अवधि कैसे तय करते हैं, हम सब जो ये अवधि तय करते हैं वो कैसे तय करते हैं, ठीक है। 1817 में ना जेम्स मिल जो थे, अर्थशास्त्री थे स्कॉटलैंड के, और राजनीतिज्ञ दर्शनक थे, जो 3 विशाल खंड में ना हिस्ट्री को बताए, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के बारे में, ठीक है। उसमें ना वो डिवाइड किए हिस्ट्री को 3 पीरियड में, उसमें हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश के हिसाब से वो बताए। वो जो पीरियडाइजेशन था ना, वो वाइडली एक्सेप्टेड होने लगा, क्योंकि आप थिंक कर सकते हैं कि एनी प्रॉब्लम विथ दिस वाज वे ऑफ लुकिंग एट इंडियन हिस्ट्री। क्या आपको भारतीय इतिहास के समझने की इस तरीके में कोई समस्या दिखाई देती है, आपको कोई प्रॉब्लम दिखता है कि अगर इस हिसाब से भारतीय इतिहास को समझते हैं? क्यों हम सब ये ट्राई किए कि डिवाइड करने लगे हिस्ट्री को पीरियड्स के हिसाब से, और अटेम्प्ट कैप्चर करने लगे और कैरेक्टराइज करने लगे टाइम को। सेंट्रल फीचर अपेयर टू अस, सो टर्म विच वी पीरियोडाइज दैट इज डिमार्केट द डिफरेंस बिटवीन पीरियड।
बिकम इम्पोर्टेंट। तो हम सब डिमार्केट करने लगे पीरियड को और फिर ये इम्पोर्टेंट होने लगा, ठीक है। हमारा आइडिया रिफ्लेक्ट होने लगा पास्ट को लेके और सिग्निफिकेंट चेंज देखने लगे हम सब वन पीरियड टू द नेक्स्ट में, ठीक है। मिल ना थॉट के ऑल एशियन जो सोसाइटी था वो लोअर लेवल ऑफ सिविलाइजेशन था देन यूरोप में। जो यहाँ का जो सिविलाइजेशन था ना लोअर था यूरोप के हिसाब से, ठीक है। वो बताते हैं हिस्ट्री के बारे में कि ब्रिटिश कम किए इंडिया में, फिर हिंदू और मुस्लिम ना डिस्पोज रूल द कंट्री, वो ना अलग अलग रूल कर रहे थे कंट्री में, ठीक है। रिलीजियस इंटॉलरेंस था, कास्ट टैबूज था, सुपरस्टिशियस प्रैक्टिस था जो डोमिनेट कर रहा था सोशल लाइफ को। ब्रिटिश रूल मेल फेल्ट कुड सिविलाइज इंडिया, वो ना ब्रिटिश रूल जो थे ना वो ना इंडिया को सिविलाइज किए, ठीक है। टू डू दिस, तो इसके लिए नेसेसरी था कि यूरोपियन मैनर्स को लाया जाए, आर्ट इंस्टीट्यूशन लॉज को इंडिया में लाया जाए। मिल ना सजेस्ट करते हैं कि ब्रिटिश ना को कंक्लूड करना चाहिए टेरिटरीज ऑफ इंडिया ताकि इंश्योर किया जा सके इनलाइटमेंट और हैप्पीनेस इंडियन पीपुल का, ठीक है। फॉर इंडिया वॉज नॉट कैपेबल ऑफ प्रोग्रेस विदाउट ब्रिटिश हेल्प। तो उसमें वो बताते हैं कि ना अगर ब्रिटिश नहीं आते ना तो इंडिया का प्रोग्रेस होता ही नहीं। ये जो आइडिया है हिस्ट्री का, ब्रिटिश रूल रिप्रेजेंट ऑल द फोर्सेस ऑफ प्रोग्रेस एंड सिविलाइजेशन। तो इसमें ना वो बताते हैं कि जो अंग्रेजी शासन था ना वो प्रगति और सभ्यता का प्रतीक था, ठीक है। यहाँ के लिए जो ये पीरियड था ना ब्रिटिश रूल का वो वन ऑफ डार्कनेस था। कैन सच अ कॉन्सेप्शन बी एक्सेप्टेड टुडे, और हम सब ये चीज एक्सेप्ट करते हैं, ये डार्कनेस का पीरियड था, ठीक है। इन एनी केस कैन बी रेफर टू एनी पीरियड ऑफ हिस्ट्री एज हिंदू और मुस्लिम। क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि किसी भी इतिहास के दौर को हिंदू और मुस्लिम के तौर पे बांट सकते हैं? जो वैलिडी फेथ था ना सिमुलेटनेसली ना इन दिस पीरियड, सिमुलेटनेसली था इस पीरियड में, ठीक है। तो हम ना कैरेक्टराइज कर सकते हैं एज थ्रू रिलीजन के हिसाब से और रूलर उस टाइम में कौन थे उनके हिसाब से भी। क्या हम सबको सजेस्ट किया जाता है कि लाइफ और प्रैक्टिस जो होता है ऑर्डर डू नॉट रियली मैटर्स, लाइफ और जो प्रैक्टिस था ऑर्डर का वो मैटर भी नहीं कर रहा था। वी शुड ऑल्सो रिमेम्बर दैट इवन रूलर इन एंशियंट इंडिया डिड नॉट ऑल शेयर द सेम फेथ, और जो रूलर्स थे ना एंशियंट इंडिया के वो भी सेम फेथ के नहीं थे, ठीक है। जब हम सब मूव किए ब्रिटिश क्लासिफिकेशन को लेके हिस्टोरियन का, तो हम सब डिवाइड कर लिए हिस्ट्री को एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न में, ठीक है। ये डिवीजन जो था टू हैज इट्स प्रॉब्लम, इसमें भी इसका प्रॉब्लम है कि इसमें पीरियोडाइजेशन जो हुआ बोरोड किया गया वेस्ट से, जहाँ पे मॉडर्न पीरियड एसोसिएट था ग्रोथ को लेके, फोर्स ऑफ मॉडर्निटी को लेके, साइंस, रीजन, डेमोक्रेसी, लिबर्टी और इक्वालिटी को लेके। मेडिवल था टर्म डिस्क्राइब कर रहा था सोसाइटी को, उसके वेयर दिस फीचर्स ऑफ मॉडर्न सोसाइटी डिड नॉट एग्जिस्ट, जहाँ पे मॉडर्न सोसाइटी का फीचर एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। कैन वी अनक्रिटिकली एक्सेप्ट दिस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मॉडर्न पीरियड टू डिस्क्राइब दिस पीरियड ऑफ आवर स्टडी? क्या हम सब इसको अनक्रिटिकली एक्सेप्ट कर सकते हैं कैरेक्टराइज करने के लिए, मॉडर्न पीरियड को डिस्क्राइब करने के लिए अपना स्टडी को, ठीक है। As you will see in this book, under British rule, people did not have equality. अब आप देखोगे ना इस बुक में तो आपको पता चलेगा कि पीपल को इक्वालिटी नहीं मिलता था ब्रिटिश रूल में, ठीक है। ना ही फ्रीडम था, ना ही लिबर्टी था, और ये ना ही पीरियड ऐसा था जहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ और प्रोग्रेस भी हो रहा था। इसीलिए ना मैनी हिस्टोरियन ने इस पीरियड को कॉलोनियल पीरियड भी बोले, ठीक है। व्हाट इज कॉलोनियल? अब क्या होता है, औपनिवेशिक पीरियड था ये। कॉलोनियल क्या होता है, यहाँ पे ब्रिटिश आए थे कंक्लूड करने के लिए कंट्री को और स्टेबलाइज किया अपना रूल, और फिर ना यहाँ के लोकल जो नवाब थे और राजा थे उसको सब्जुगेट कर लिए, ठीक है। और आपने इसमें पढ़ोगे स्टेब्लिशमेंट कंट्रोल ओवर इकोनॉमी एंड सोसाइटी, कि वो सब किस हिसाब से स्टेबलाइज किया अपना कंट्रोल इकोनॉमी और सोसाइटी में कैसे कलेक्ट करने लगे रेवेन्यू को, उनके एक्सपेंसेस को फुलफिल करने के लिए कैसे गुड्स को वो लो प्राइस में खरीदते थे और प्रोड्यूस क्रॉप्स को ना वो ना एक्सपोर्ट करते थे। और फिर यू विल अंडरस्टैंड द चेंज दैट कम अबाउट एज अ कंसिक्वेंस, और ये ना कंसिक्वेंस के हिसाब से चेंज हुआ, ठीक है। यू विल ऑल्सो कम टू नो अबाउट द चेंज ब्रिटिश रूल ब्रॉट अबाउट इन वैल्यूज एंड टेस्ट, और वो ना टेस्ट और वैल्यू के हिसाब से भी ना हम सब में ना चेंजिंग लाए थे, चाहे वो कस्टम और प्रैक्टिस को भी लेके हो, वो ना सब्जुगेट किया आप हमारे कंट्री को, और फिर लीड किए कि एक काइंड ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल चेंज को भी, ठीक है। वी रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ एज कॉलोनाइजेशन, और हम सब इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कॉलोनाइजेशन बोलते हैं, औपनिवेशिकवाद बोलते हैं, ठीक है। You will however find that all classes and groups did not experience these changes in the same way, और आप ये भी देखोगे ना कि ना हर जो क्लास है ना वो इस टाइप का चेंज नहीं देखा।
तो ना बुक आवर पास्ट इन द पोर्टल, तो हमारा जो ये बुक है ना, ये जो लिखा हुआ है हमारा अतीत नाम दिया गया है, इसीलिए ना इस किताब का नाम ना हमारा अतीत दिया गया है। ठीक है, हाउ डू वी नो, तो हम सब कैसे हम किस तरह जानते हैं। ठीक है, तो हम सबको सोर्स मिला है, रेटिंग सोर्स मिला है 250 ईयर्स अगो का। ठीक है, इंडियन हिस्ट्री का, भारतीय इतिहास के 250 साल का इतिहास लिखने के लिए ना इतिहास का कौन कौन सा स्रोत का इस्तेमाल किए हैं उसके बारे में हमको पता चला है। एडमिनिस्ट्रेशन कैसे पता करेंगे, तो इसके लिए ना इतिहासकार जो किए हैं राइटिंग सोर्स लाए हैं उनके हिसाब से हम देखेंगे। तो पहला क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोड्यूस रिकॉर्ड्स के बारे में। क्या क्या एडमिनिस्ट्रेशन में हुआ, जब अंग्रेजी शासन हुआ तो ना ऑफिशियल रिकॉर्ड्स बनाया जाने लगा। ठीक है, ये ब्रिटिश ना बिलीव करते थे राइटिंग इम्पोर्टेंट, जो भी वो एक्ट करते थे ना, वो राइट करना इम्पोर्टेंट एक्ट को वो राइट करना बिलीव करते थे उस चीज पे। ठीक है, वो ना इंस्ट्रक्शन, प्लान और पॉलिसी डिसीजन, एग्रीमेंट, इन्वेस्टिगेशन को ना क्लियरली रिटर्न अप करते थे। ठीक है, और वो ना दिस वॉज डन थिंग्स कुड बी प्रॉपरली स्टडीड एंड डिबेटेड, ताकि वो ना थिंग्स को अच्छे तरीके से समझ सके और डिबेट किया जा सके उस चीज पे। ठीक है, दिस कन्विक्शन प्रोड्यूस एन एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर ऑफ मेमोज, नोटिंग एंड रिपोर्ट्स। तो इससे हम सबको क्या मिला, हम सबको ना टिप्पणी मिलने लगा, प्रतिवेदन मिलने लगा और फिर ना ज्ञापन मिलने लगा जो उसके हिसाब से था। ठीक है, ब्रिटिश फेल्ट करने लगा कि इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट और लेटर जो है वो ना नीड किए जाएंगे, केयरफुली प्रिजर्व किए जाने चाहिए। उनको ना जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट और लेटर हो उसको केयरफुली प्रिजर्व किया जाने लगे। तो ना सो दे सेट अप रिकॉर्ड, तो ना वो रिकॉर्ड रूम को सेट करने लगे एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन में। विलेज में तहसीलदार ऑफिस होता था, जो कलेक्टर होता था, द कमिश्नर ऑफिस होता था, प्रोविंशियल सेक्रेटरीट होता था, लॉ कोर्ट होता था। यहाँ पे ना रिकॉर्ड रूम्स होते थे, ये सब जितने भी उनके ऑफिसर्स होते थे उन सबके पास रिकॉर्ड रूम होते थे स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन का। और वो सब क्या करते थे, तो उसको रखते थे आर्कीव्स और म्यूजियम में। वहाँ पे स्टेबलाइज टू प्रिजर्व इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स बनाया गया था, आर्कीव और म्यूजियम, ताकि इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड को वहाँ पे प्रिजर्व किया जा सके। लेटर और मीमोज जो होते थे ना, वन ब्रांच ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से दूसरे ब्रांच में अर्ली ईयर्स में ऑफ द 19th सेंचुरी कैन स्टिल बी रीड इन द आर्कीव्स, और वो ना 19th सेंचुरी में भी पढ़ा गया है। ठीक है, यू कैन ऑल्सो स्टडी द नोट्स एंड रिपोर्ट दैट डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल प्रिपेयर्ड, और आप वो भी पढ़ सकते हो कि डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल किस हिसाब से नोट बनाते थे उस टाइम में। इंस्ट्रक्शन और डायरेक्टिव जो सेंड किया जाता था ऑफिशियल को टॉप से प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा, वो भी लिखा वहाँ पे है। ठीक है, अर्ली ईयर जो 19th सेंचुरी में ये डॉक्यूमेंट ना केयरफुली कॉपी किया गया और फिर राइट किया गया कैलीग्राफिस्ट द्वारा। ठीक है, और फिर ना स्पेशलाइज थे राइट ऑफ ब्यूटीफुल राइटिंग, जो स्पेशलाइज थे ब्यूटीफुल राइटिंग में लिखने के लिए। ठीक है, और फिर मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी में ना ये स्प्रेड विथ द स्प्रेड ऑफ प्रिंटिंग, जैसे प्रिंटिंग का स्टार्ट हुआ, मल्टीपल कॉपी ऑफ इस रिकॉर्ड के मल्टीपल कॉपी ना प्रिंट किए जाने लगे और फिर इस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में प्रोसीड किए जाने लगे। ठीक है, ये था नेशनल आर्कीव ऑफ इंडिया कैम अप इन 1920 में। ठीक है, सर्वे बिकम इम्पोर्टेंट। When New Delhi was built, the National Museum and the National Archives were both located close to the विसर्गल प्लेस। विसर्गल प्लेस में ना जब न्यू दिल्ली बिल्ड किया गया था तो नेशनल म्यूजियम और नेशनल आर्किव ना वहाँ लोकेट कर रहे थे विसर्गल प्लेस के पास। ये लोकेशन ना रिफ्लेक्ट करता है इंस्टीट्यूशन में ब्रिटिश इमेजिनेशन को। ठीक है, सर्वे कैसे इंपॉर्टेंट होने लगा। ठीक है, जो प्रैक्टिस था ना सर्वे का वो कॉमन हो गया था कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन में। ठीक है, ये ब्रिटिश ना बिलीव करते थे कि कंट्री का ना प्रॉपरली कंट्री को जाना जा सके और तब ही उसका इफेक्टिवली एडमिनिस्ट्रेशन हो पाएगा। ठीक है, जब अर्ली 19th सेंचुरी में डिटेल सर्वे हुआ था तो कैरी किया गया था, इंडिया का पूरा मैप बनाया गया था, इंटायर मैप बनाया गया था और उसके बाद ना विलेज रिवेन्यू सर्वे कंडक्ट किया गया था। फिर ये एफर्ट्स ना टोपोग्राफी नॉन द टोपोग्राफी, और इसमें एफर्ट्स ये भी मेड किया गया था कि वहाँ का टोपोग्राफी जाना जाए, सोयल क्वालिटी जाना जाए, फ्लोरा फौना जाना जाए, लोकल हिस्ट्रीज भी जाना जाए और क्रॉपिंग पैटर्न जाना जाए, ताकि ये सब नेसेसरी होगा एडमिनिस्टर करने के लिए उस रीजन को। फ्रॉम द एंड ऑफ 19th सेंचुरी सेंसस ऑपरेशन वेयर हेल्ड एवरी 10 ईयर, और जैसे ही 19th सेंचुरी का एंड हुआ हर 10 ईयर में ना सेंसस होने लगा। ठीक है, और ये प्रिपेयर करने लगा डिटेल रिकॉर्ड कि कितने पीपुल वहाँ पे रहते हैं प्रोविनेंस ऑफ इंडिया में, और
और इसमें ना कास्ट के बारे में पर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, ना ही रिलीजन और ऑक्यूपेशन के बारे में। और देयर वेयर मैनी अदर सर्वे भी होने लगे थे, चाहे वो बोटोनिकल सर्वे हो, जूलॉजिकल सर्वे हो, आर्कियोलॉजिकल सर्वे हो, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे और फॉरेस्ट सर्वे हो, ठीक है। कस्टर्ड एप्पल प्लांट 1770 सेंचुरी में मिला, ठीक है। ये बोटैनिकल गार्डन से और नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम स्टेबलाइज जब किए गए थे, ब्रिटिश कलेक्ट किए थे ये प्लांट स्पीसमेन, और इसका इन्फॉर्मेशन बताते हैं, इसके यूजेस के बारे में बताते हैं। लोकल जो आर्टिस्ट थे ना वो आस्क कर रहे थे जो पिक्चर को ड्रॉ करना इस स्पीसमेन के। हिस्टोरियंस आर नाउ लुकिंग एट द वे सच इन्फॉर्मेशन वाज गैदर्ड एंड व्हाट दिस इन्फॉर्मेशन रिवील्स अबाउट द नेचर ऑफ कॉलोनियलिज्म। तो हिस्टोरियंस ने इनका जो ड्राइंग देखे हैं तो उससे ना इसके बारे में पता करते हैं कि क्या जानकारी मिलता है और किस हिसाब से वहाँ पे आर्टिस्ट किस हिसाब से वहाँ पे इंफॉर्मेशन गैदर करते थे। व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डू नॉट टेल, तो ऑफिशियल रिकॉर्ड क्या क्या नहीं बताते हैं। ये जो था ना ये इस रिकॉर्ड से हम सब ना बहुत ज्यादा जानकारी ले सकते हैं, पर ये सब हम सबको भूलना नहीं चाहिए कि ना ये ऑफिशियल रिकॉर्ड थे। तो ना ये ऑफिशियल थॉट्स के बारे में बताएंगे कि ना दे वेयर इंटरेस्टेड इन, कि वो किस चीज में इंटरेस्टेड थे, वो ना क्या विश करते थे प्रिजर्व करने के लिए और पोस्टेरिटी को। दिस रिकॉर्ड डू नॉट ऑलवेज, हम सबको हर वक्त हेल्प नहीं करेगा अंडरस्टैंड करने के लिए कि जो पीपुल थे अदर कंट्री में वो क्या फील करते थे, क्या उन पे होता था, क्या एक्शन उन पे लिया जाता था, ठीक है। इसमें ना ये बंगाल के बारे में है, बंगाल का मानचित्र है, जेम्स प्रिंसिप के द्वारा 1832 में बनाया गया है। इसमें ना भारत में दिखाया गया है जब सर्वेक्षण हो रहा था, सर्वेक्षण में कौन कौन से उपकरण को यूज किया गया था, और फिर ना ये इसमें ना बताया जा रहा है कि वैज्ञानिक स्वरूप का खास तौर पे जोर देने का, जो वैज्ञानिक स्वरूप का जो खास तौर पे जोर दिया गया था उसके बारे में बताया जा रहा है। और ये रिवेल है 1857 का, तो इसमें बताया जा रहा है कि ना चित्र का इसमें जो पेंटर है वो बताते हैं अपना व्यू पॉइंट 1857 के जो रिवोल्ट था उसके बारे में बताते हैं कि अंग्रेज ना जो सचित्र पुस्तक में यह तस्वीर कई जगह दिखाई देती है। अंग्रेज के द्वारा जो पिक्चर बनाया गया उसमें बहुत जगह इलस्ट्रेटेड बुक जो है उनमें बहुत जगह ये चीज दिखाई देता है। इसमें ना बताया जाता है, नीचे लिखा रहता है इसमें कि बागी सिपाही लूट खसोट में लगे हुए हैं, इसमें ये चीज को बताया जाता है, ठीक है। अंग्रेज की नजर में विद्रोही जनता लालची, दुष्ट और बेरहम थी। जो विद्रोही जनता थी वो ना लालची थी और फिर दुष्ट थी और बेरहम थी, और इस विद्रोह के बारे में ना अपना चैप्टर 5 में पढ़ोगे, ठीक है। उसके बाद बताया जा रहा है यहाँ पे कि फॉर दैट वी नीड टू टुक एल्सवेयर, तो हम सबको ना किसी और चीज के बारे में हम सबको दूसरे चीज को देखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम सब ना सर्च किए अदर सोर्स के बारे में, और फिर उसमें हम सब फाइंड के प्लेंटी थो दे आर मोर डिफिकल्ट टू गेट द ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। तो ना ये बहुत डिफिकल्ट थे, ऑफिशियल रिकॉर्ड तो आसानी से मिल गया पर ये इनको ना पाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था। तो हम सब ना डायरीज लिए, पीपुल का अकाउंट लिए, पिलग्रिम्स का, ट्रेवलर्स का, ऑटोबायोग्राफीज लिए, इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी का, और फिर पॉपुलर बुकलेट्स उस टाइम का जो लोकल बाजार में सेल होते थे वो सब लिए, और फिर प्रिंटिंग स्प्रेड जो था तो न्यूज़पेपर पब्लिश हो रहा था, और इशू जो था डिबेट किए जाते थे पब्लिक के द्वारा उनको भी लिए। लीडर और रिफॉर्मर्स जो रॉट करते थे अपने आइडिया को स्प्रेड करने के लिए पोएट्स के द्वारा आइडियाज के द्वारा, नोवेलिस्ट के द्वारा, उसको भी हम सब देखें और उनके फीलिंग को समझे कि वो क्या फीलिंग एक्सप्रेस कर रहा है उसमें। ये सब सोर्स ना who were literate were produced by those who were literate, और ये सब उन्हीं के द्वारा लिखा गया था जो ना पढ़ना लिखना जानते थे उस टाइम में, ठीक है। तो from this we will not be able to understand how history was experienced and lived by the tribals and the peasant, the workers in the mines or the poor on the streets। तो इससे हमको ये नहीं पता चलता है कि जो उस टाइम में पढ़े लिखे नहीं थे, जो ट्राइबल थे, उनका लाइफ किस हिसाब से था, उन पीजेंट का लाइफ किस हिसाब से था, जो माइन में पुअर काम करते थे, जो स्ट्रीट पे सोते थे, उनका लाइफ कैसा था। तो इसके लिए हम सबको डिफिकल्टी का सामना करना पड़ा, ठीक है। और येट दिस कैन बी डन, और ये ना इफ वी मेक अ लिटिल बिट ऑफ एफर्ट, अगर हम सब थोड़ा सा और एफर्ट डालेंगे तो ये चीज हो सकता है। व्हेन यू रीड दिस बुक यू विल सी हाउ दिस कैन बी डन, तो आप जब इस बुक को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे ये चीज हुआ, ठीक है।
तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि इंसानों के खाने लायक नहीं है। न्यूज़पेपर न प्रोवाइड करता था अकाउंट ऑफ मूवमेंट का जो डिफरेंट पार्ट में कंट्री के होते थे। यहाँ पे रिपोर्ट है पुलिस स्ट्राइक का इन 1946 में, ठीक है, 1946 का, ठीक है। इसमें ना दिल्ली में 2000 से ज्यादा पुलिस वालों ना बृहस्पतिवार के सवेरे अपने कम वेतन को लेके ना जो पुलिस लाइसेंस बावर्ची खाने वहां पे गए तो घटिया भोजन के खिलाफ ना वो सब इनकार कर दिए थे, उसके बारे में है, ठीक है। जैसे जैसे यह खबर दूसरे पुलिस तक पहुंचा ना तो वो सब भी ना खाने से इनकार कर दिए और एक ना हड़ताल किया गया था पुलिस के द्वारा। पुलिस लाइसेंस की रसोई से हमारे लिए जो खाना आता है वह कोई इंसान नहीं खा सकता, हमें तो चपाती और दाल खानी पड़ती है, उससे जानवर तक नहीं खा सकते। तो इसमें ये चीज बताया गया है, ठीक है। ये हिंदुस्तान टाइम में 22 मार्च 1946 में लिखा गया था। ऐसे ही न्यूज़पेपर होता था उस टाइम में, ठीक है। इस चैप्टर में बस इतना ही था। ये चैप्टर अगर अच्छी तरीके से समझ में आया तो आपको क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करना है, ठीक है। और अगर कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।